घर पे ही है, पूर्णा कॉल करके आज ये बता दो। देखो, सत्ता के वैकल्पिक केंद्र में हम लोग सीधे आज आसियान से करेंगे, यूरोपीय संघ आपको करा दिया गया था, ठीक है, ताकि आप अच्छे से समझ सकें। देखिए, आसियान का मतलब है कि दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन। जो भी दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्र है उनका एक संगठन था। जैसे यूरोपीय संघ किस तरह से था, यूरोप के देशों का संगठन था, उसी तरह आसियान दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों का संगठन। अभी दक्षिण पूर्वी एशियाई देश क्या है, आपको जैसे मैंने पहले भी कल भी थोड़ा बहुत बिना रिकॉर्डेड में बताया था कि आसियान की स्थापना 1967 में बैंकॉक घोषणा के द्वारा किया गया था, और इसमें 5 देशों ने मिलकर के इस आसियान की स्थापना की, ठीक है। इसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, फिलीपींस, सिंगापुर और थाईलैंड, ये 5 देश, ठीक है। अब जैसे मैं आपको बताऊं कि आसियान की स्थापना क्यों की गई, इसका क्या महत्व है, तो जैसा कि आपको पता है, शीत युद्ध में आप लोगों ने पढ़ा था इससे पहले, कोल्ड वॉर में, कि पूरा विश्व 3 प्रकार के विश्व थे। पहला विश्व फर्स्ट वर्ल्ड, जिसमें अमेरिका और उसके पश्चिमी देश आते थे। द्वितीय विश्व या हाँ सेकेंड वर्ल्ड, जिसमें कि सोवियत संघ और उसके सोवियत संघ के जो भी अलाइज थे, जो भी उसके गुट में शामिल थे। और तीसरा वर्ल्ड, जो गुट निरपेक्ष देश थे, ठीक है, और जो अभी नए आजाद हुए देश थे। तो ये जो दक्षिण पूर्वी एशियाई देश थे, ये सारे के सारे तीसरे वर्ल्ड से बिलोंग करते थे, तीसरी दुनिया से, ठीक है। इन्होंने, जैसा कि आपको पता है कि तीसरी दुनिया के जितने भी देश थे, उन्होंने नॉन अलाइनमेंट या गुट निरपेक्षता को स्वीकार किया था और गुट निरपेक्ष संगठन में शामिल हो गए थे। लेकिन अब मान लो कि गुट निरपेक्ष अगर संगठन था, हमारा गुट निरपेक्ष आंदोलन था, तो इन देशों ने आसियान की स्थापना की। एक क्वेश्चन ये है, आसियान की स्थापना इसलिए की क्योंकि इन देशों को लगता था कि जो गुट निरपेक्ष आंदोलन है या जो नेम ऑर्गेनाइजेशन है, वो इनकी समस्याओं को अच्छी तरह से उसका समाधान नहीं कर सकता, इनकी बातों को इंटरनेशनल लेवल पे, अंतरराष्ट्रीय स्तर पर लेके नहीं जा सकता, यूनाइटेड नेशन या संयुक्त राष्ट्र में, ठीक है, इनका प्रतिनिधित्व नहीं कर सकता, ठीक है। इसलिए इन लोगों ने अपने क्षेत्र का, केवल अपने छोटे से इलाके के लिए, जिसमें से बहुत सारे देश थे और दुनिया का तो एक छोटा सा ही हिस्सा है दक्षिण पूर्वी एशिया, ठीक है, साउथ ईस्टर्न एशियन कंट्री ये जो थे, सारे ने मिलकर के आसियान की स्थापना की, ताकि ये इनके जो भी समस्याएं थे इनको ये आपस में सुलझा सके, जो भी डिस्प्यूट थे उनको खत्म किया जा सके, ठीक है, और अपनी लड़ाई झगड़ों को आपस में ही निपटारा कर सके। इसलिए एक ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना, इस ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना इसलिए की थी क्योंकि एक ऐसा मंच चाहिए, एक ऐसा प्लेटफॉर्म की चाहिए था, ऐसी उसकी जरूरत थी, जिस मंच या जिस प्लेटफॉर्म पे आकर के सारे ये जो देश थे, इस इलाके के देश, आपसी विवाद का या आपसी डिस्प्यूट का निपटारा कर सके, उसको उसका एंड कर सके, साथ ही साथ इकोनॉमिक कॉपरेशन, आर्थिक सहयोग भी बढ़ा सके। ये देश अगर आपस में ही सब आर्थिक सहयोग करें, एक दूसरे की अर्थव्यवस्था में मदद करें, एक्सपोर्ट इंपोर्ट को फ्री कर दें, आपस में व्यापार को बढ़ा लें, तो इसका सबसे बड़ा फायदा ये होता कि इनको किसी दुनिया के दूसरे देशों पे डिपेंड नहीं रहना होता। क्योंकि अगर आप मिनरल की बात करो, नेचुरल रिसोर्स की बात करो, पेट्रोलियम की बात करो, है ना, या किसी भी ओशन रूट की बात करो, कुछ भी, ये सारे के सारे यहाँ पे अवेलेबल थे। जरूरत क्या थी, आर्थिक कॉपरेशन, इकोनॉमिक कॉपरेशन या आर्थिक सहयोग की। तो इसके लिए इन लोगों ने आसियान की स्थापना की। जैसा कि आपको पता है, यहाँ लिखा है कि आसियान का उद्देश्य मुख्य रूप से आर्थिक विकास को तेज करना और उसके माध्यम से सामाजिक और सांस्कृतिक विकास हासिल करना था, ठीक है। ये मुख्य रूप से चाहते थे कि ये सारे देश जब एकजुट हो जाएंगे, इनके बीच में एकता हो जाएगी, तो इसका फायदा ये होगा कि अर्थव्यवस्था में तेजी आ जाएगी। आपको ये दक्षिण पूर्वी एशियाई देश दिख रहे होंगे, ये सारे के सारे दक्षिण पूर्वी एशियाई देश है, ठीक है। जैसे कि मैं आपको बता दूं, म्यांमार, थाईलैंड,
है ना, कंबोडिया, वियतनाम, मलेशिया, ये छोटा सा सिंगापुर है यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद आपको फिलीपींस दिख रहा होगा, इंडोनेशिया सबसे बड़ा कंट्री है, ब्रुनेई इसमें है ना। ये सारे के सारे देश मिलकर के इन्होंने इसकी स्थापना की। अब जैसा कानून के शासन और संयुक्त राष्ट्र के कायदों पर आधारित क्षेत्रीय शांति और स्थायित्व को बढ़ावा देना भी इसका मुख्य उद्देश्य था, ठीक है। जैसे ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार और कंबोडिया भी आसियान में शामिल हो गए और इनकी संख्या 10 हो गई। आगे जाकर के जो 5 देश थे, इसमें ब्रुनेई, दारुसलाम, वियतनाम, लाओस, म्यांमार, कंबोडिया भी इसमें शामिल हो गए और अब आसियान एक बड़ा देश हो गया। अब इसमें दक्षिण पूर्वी एशिया के लगभग सारे देश शामिल हो गए। और इन लोगों ने क्या किया कि आपस में आर्थिक मतलब की इकोनॉमिक, राजनीतिक मतलब की पॉलिटिकल, सामाजिक मतलब सोशल, कल्चरल मतलब की सांस्कृतिक, सभी तरह के संबंध स्थापित किए और सभी का एक्सचेंज किया, आदान प्रदान किया, ठीक है। एक्सपोर्ट इंपोर्ट, आयात निर्यात को बढ़ाया गया, बिना रोक टोक कोई भी देश किसी भी इस क्षेत्र में, इस रीजन में किसी भी देश से व्यापार या ये चीज की जा सकती थी। इस सब चीजों को बढ़ावा दिया गया। अब हम ये देखेंगे कि यूरोपीय संघ से आसियान की क्या तुलना हम कर सकते हैं, कैसे कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि अगर आप यूरोपीय संघ और आसियान के बीच में अंतर की बात करो तो इसमें सबसे बड़ा अंतर यह था कि यूरोपीय संघ जो हमारा था, यूरोपीय यूनियन जो हमारा था, उसका एक ही फ्लैग था, एक ही तरह की करेंसी थी और सब एक ही तरह के कॉन्स्टिट्यूशन बनाने पे भी जोर दे रहे थे, ठीक है। और आना, वहां पे किसी भी तरह का वीजा पॉलिसी नहीं थी, कोई भी पासपोर्ट की जरूरत नहीं थी। पूरे यूरोप में किसी भी देश में लोग, अगर वो यूरोप की किसी दूसरे देश का है, जैसे जर्मनी वाले को ब्रिटेन जाना है तो वीजा की जरूरत नहीं, उसको पासपोर्ट की जरूरत नहीं। अभी भी ऐसा ही है, ट्रेन बीच में चलती है, ट्रेन पे बैठी सीधे जर्मनी ब्रिटेन जहाँ जाना चाहिए, ठीक है। लेकिन यहाँ पर तो ऐसा नहीं है ना, हमारी हमको केवल नेपाल में ऐसा सुविधा मिलता है, इंडिया को, बांग्लादेश जा नहीं सकते इस तरह, पाकिस्तान जा नहीं सकते, चाइना जा नहीं सकते, श्रीलंका जा नहीं सकते, है कि नहीं, समझ रहे हैं ना ये बात। इन लोगों ने लेकिन क्या किया, इन लोगों ने किस तरह से अपने सहयोग को बढ़ाया वो मैं आपको दिखाता हूं कि यूरोपीय संघ की तरह, उसकी तरह अन्य व्यवस्थाओं को अपने हाथ में लेने का लक्ष्य नहीं रखा, ठीक है। कहने का मतलब है, यूरोपीय संघ की तरह इन्होंने ना तो अपना एक झंडा रखा, ना तो एक कॉन्स्टिट्यूशन रखा, ना तो एक करेंसी रखी, लेकिन फिर भी आपस में सहयोग बनाए रखा, कोऑपरेशन बना रहा, मेल मिलाप बना रहा, बिना यूरोपीय संघ द्वारा किए गए या उठाए गए कदमों के बिना भी, स्टेप्स के बिना भी इन लोगों ने आपसी तालमेल, ऐसे आपसी तालमेल या कोऑर्डिनेशन बनाया, ऐसे ट्यूनिंग बनाई, ठीक है ना, जिससे कि ये बहुत फेमस हुआ उनका तरीका, और उसी को आसियान शैली या आसियान वे कहा गया, ठीक है। अब ये कैसा वे था, कैसी शैली थी, क्या किया गया इसमें, आसियान के कामकाज में राष्ट्रीय सार्वभौमिकता का सम्मान करना बहुत ही महत्वपूर्ण रहा। देखिए कि सोवर्जिनिटी, नेशनल सोवर्जिनिटी की बात की गई, राष्ट्रीय सार्वभौमिकता मतलब एक देश को अपनी अलग पहचान दी गई। बेशक दक्षिण पूर्वी एशिया में ये देख रहे हैं आप कि इंडोनेशिया है, फिलीपींस है, मलेशिया है, वियतनाम है, कंबोडिया, थाईलैंड, म्यांमार, सारे देश है। तो हर अलग अलग देश की अपनी पहचान थी, ठीक है। उसमें किसी को भी ये नहीं कहा कि सारे देश मिलकर के एक ही हो गए, ऐसा नहीं था। हर देश को अपने, उनकी बाउंड्री का, उसकी विदेश नीति का, है ना, हर देश एक दूसरे का सम्मान करते थे, ठीक है। जो भी बॉर्डर से रिलेटेड, जो भी बॉर्डर से या सीमा संबंधी जो भी कानून थे, नियम थे, उनका सारे देश मिलकर पालन करते थे, ठीक है। अब जैसे देखो, और इसमें आपको मैं बताऊं कि दुनिया में सबसे तेज गति से या तेज रफ्तार से, हाई स्पीड से जो इकोनॉमिक डेवलपमेंट करने वाले सदस्य देशों में जो थे, वो भी आसियान के समूह में थे, है ना। अब अपने उद्देश्यों को आर्थिक और सामाजिक दायरे से ज्यादा व्यापक बनाया। अब दुनिया के कुछ ऐसे देश हैं जो बहुत अधिक डेवलप्ड हुए हैं, बहुत ज्यादा तेजी से विकास कर रहे हैं, सिंगापुर का आप नाम ले सकते हो, ठीक है। तो इन सारे देशों ने क्या किया है कि अपने को केवल सोशल या सामाजिक और आर्थिक रिलेशन से बढ़ा करके और भी आगे बढ़ाया है, और भी चीजों में कॉपरेशन या सहयोग को बढ़ाया है। अब वो क्या है, देखिए 2003 में आसियान ने आसियान सुरक्षा समुदाय बनाया,
एक अलग ऑर्गेनाइजेशन, आसियान के अंदर ही एक ऑर्गेनाइजेशन बनाई। उसके बाद आसियान आर्थिक समुदाय बनाया, आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय नामक 3 स्तंभों के आधार पर आसियान समुदाय बनाने की दिशा में कदम बढ़ा, जो कुछ हद तक यूरोपीय संघ से मिलता जुलता है। आपको पता नहीं यूरोपीय संघ में आर्थिक सहयोग के लिए, ठीक है, इकोनॉमिक कोऑपरेशन के लिए, उसके बाद सुरक्षा के लिए या सिक्योरिटी के लिए, पॉलिटिकल अफेयर्स के लिए, मतलब कि राजनीतिक जो भी मुद्दे थे उनके लिए अलग अलग यूरोपीय संघ में अलग अलग सब ऑर्गेनाइजेशन थे, मतलब उप संगठन थे, ठीक है। तो उसी तरह आसियान ने भी यूरोपीय संघ की तरह ही अपने आर्थिक कामों के लिए आसियान आर्थिक समुदाय बना दिया। वहीं पर केवल इकोनॉमिक मैटर या आर्थिक समस्याओं को सुना जाता था या वहां बैठ के उस पर चर्चाएं की जाती थी, डिस्कशन किया जाता था। आसियान सामाजिक सांस्कृतिक समुदाय बनाया गया कि समाज संबंधी या सोसाइटी संबंधी सोशल इशू जो भी होते थे, कल्चरल इशू या सांस्कृतिक इशू जो भी होंगे वो वहां पे डिस्कस किए जाएंगे। अब सांस्कृतिक इशू में धर्म जाति को लेकर के, कोई भी रीति रिवाज को लेकर के कोई भी कॉन्फ्लिक्ट होता है, कुछ भी होता है, उन सब चीजों मुद्दों को देखा जाता था, ठीक है। और उसके बाद आपको मैंने बताया कि आसियान सुरक्षा समुदाय बनाया गया कि अगर कोई भी आदमी लड़ाई झगड़े की बात हो रही हो, युद्ध इन्हीं दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों के बीच में ही अगर मान लो युद्ध की बात हो रही हो किसी भी तरह की, या कोई बहुत बड़ा ऐसा मुद्दा है जिससे युद्ध भड़क सकता है, वॉर की सिचुएशन बन रही है, सीरियसनिटी ऐसी है, तो उसको आसियान सुरक्षा समुदाय के पास भेजा जाता था। वहां पर लोग उसको बैठ के डिस्कस करते थे और उसको युद्ध होने से पहले ही उसका समाधान निकाल लेते थे, समझौता करा लेते थे, ठीक है, समझ में आ रहा है। अब देखिए, लेकिन आसियान सुरक्षा समुदाय की बात करें, जो मैं कह रहा हूं बस वही सारी बातें हैं कि क्षेत्रीय विवादों को सैनिक टकराव तक न ले जाने के लिए सहमति पर आधारित था कि पहले ही आप सेना को तक वो समस्या नहीं जाएगी, पहले जो बड़े लीडर हैं उन्हीं को बीच में कूटनीतिक तरह से डिप्लोमेटिक तरीके से इसको खत्म किया जाए। मतलब डिप्लोमेटिक या कूटनीति का मतलब क्या है, उसके आदमी जाएंगे, एक साथ बैठेंगे और जो भी बातचीत करके समझौता कर लेंगे, है ना। और इसमें ये क्यों किया जाता था, ताकि शांति बनी रहे, निष्पक्षता, मतलब कोई भी तरह का भेदभाव ना हो, कोऑपरेशन या सहयोग बना रहे, है ना, और एक दूसरे के मामले में कोई टांग ना अड़ाए, हस्तक्षेप या इंटरफेरेंस से बचाए, ठीक है, डिज इंटरफेरेंस। अब देखिए 1994 में, है ना, इस क्षेत्र के देशों की सुरक्षा और विदेश नीति या फॉरेन पॉलिसी में कोऑर्डिनेशन या तालमेल के लिए क्या बनाया गया, आसियान क्षेत्रीय मंच, एपीएफ, आसियान रीजनल फोरम बनाया गया। अब ठीक है, एपीएफ, एआरएफ, या हाँ, आसियान रीजनल फोरम, ठीक है। तो बुनियादी रूप से आसियान एक आर्थिक संगठन था और वह ऐसा ही बना रहा, समझ रहे ना। ये मोस्टली देखो, आसियान सबसे पहले किस काम के लिए यूज किया गया था कि इकोनॉमिक कोऑपरेशन बढ़ाया जाए, इन क्षेत्रों में आर्थिक विकास किया जाए, क्योंकि अगर मान लो कि इकोनॉमिक प्रोग्रेस होता है, इकोनॉमिक डेवलपमेंट होता है, तो ऑटोमेटिकली सारी चीजें आगे आ जाएंगी, है कि नहीं। देखिए अब आप देखो कि आसियान क्षेत्र की कुल अर्थव्यवस्था, जैसा कि हम लोग यूरोपीय संघ में तुलना कर रहे थे, इसमें भी करेंगे, अर्थव्यवस्था अमेरिका, यूरोपीय संघ और जापान की तुलना में काफी छोटी है, पर इसका विकास इन सब से अधिक तेजी से हो रहा है। जो अर्थव्यवस्था या जीडीपी जो है वो, उसका आकार तो बहुत छोटा है, ज्यादा वैल्यू की नहीं है, लेकिन जो ग्रोथ है इसके अंदर, ये इन तीनों देशों से ज्यादा है। एक ये पॉजिटिव बात है। इसके चलते इस क्षेत्र में और इसके बाहर इसके प्रभाव में तेजी से वृद्धि हो रही है। आसियान आर्थिक समुदाय का उद्देश्य आसियान देशों का साझा व्यापार, अंडरलाइन करिएगा, साझा व्यापार और उत्पादन आधार तैयार करना तथा इस इलाके के सामाजिक और आर्थिक विकास में मदद करना। साझा व्यापार मतलब कि एक साथ मिलकर व्यापार करते हैं, किसी भी तरह की रोक टोक नहीं, और फ्री ट्रेड पे बहुत सारे देशों ने फ्री ट्रेड पे भी साइन कर रखा है, मुक्त व्यापार में, कि कोई देश किसी भी देश में कोई सामान बेचता है, मतलब एक्सपोर्ट करता है, इंपोर्ट करता है, तो किसी तरह की ड्यूटी नहीं लगाई जाएगी।
याद रखिएगा, चाइना दक्षिण पूर्वी एशियाई संगठन आसियान का मेंबर नहीं है, क्योंकि चाइना से हर इस सारे देशों की दुश्मनी। समझ रहे बात को? चाइना आसियान का मेंबर नहीं है। आसियान ने इन्वेस्टमेंट या निवेश, श्रम या लेबर और सर्विसेज के मामले में मुक्त व्यापार क्षेत्र, फ्री ट्रेड एफटीए, फ्री ट्रेड एरिया बनाने का भी ध्यान दिया है। इस प्रस्ताव पर आसियान के साथ बातचीत करने की पहल अमेरिका और चीन ने भी कर दी है। अमेरिका और चीन कर रहा है कि जिस तरह आप अपने क्षेत्र में फ्री ट्रेड एरिया बना रहे हो कि इस क्षेत्र में कोई भी आदमी का फ्री ट्रेड होगा, कोई भी चीज बेच और खरीद सकते हैं, एक्सपोर्ट इंपोर्ट कर सकते हैं, वो तो उसके मेंबर लोग अपने में करते हैं ना। तो चीन और अमेरिका कर रहा है कि हमको भी ऐसा मौका दो आप, कि हमारे व्यापारी भी या हमारे देश के लोग भी आके यहाँ पे एक्सपोर्ट या इम्पोर्ट कर सके और हम लोगों से भी चार्ज ना लो आप। ठीक है, देखिए इसका विजन दस्तावेज 2010 जो है आसियान का, में अंतरराष्ट्रीय समुदाय में आसियान की बहुमुखी भूमिका को प्रमुखता दी है। बहुमुखी मतलब होता है कि मल्टी डायमेंशनल, ठीक है ना, जिसके बहुत सारे रूप। इंटरनेशनल लेवल पर आसियान एक क्षेत्रीय संगठन, छोटा सा विश्व का छोटे से हिस्से का बात है केवल ये, लेकिन फिर भी आसियान जो है वो इंटरनेशनल लेवल पे यूरोप, अमेरिका और एशिया के साथ इसका बड़ा अच्छा संबंध है और बड़ा इंपॉर्टेंस है, महत्व है इसका आसियान का। आसियान से कोई भी दुश्मनी नहीं बोलना चाहता, क्योंकि आसियान का लोकेशन जो है मलक्का स्टेट के पास है। यहाँ देखिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ मैप पे, ये जो आपको दिख रहा होगा है ना, मैं एक बार आपको चेंज करके दिखा दूं। ये पूरा का पूरा जो है इंडियन ओशियन है, इधर इंडिया है। तो इंडियन ओशियन को ये जो अंदर है ना, ये ऊपर येलो वाला सुमात्रा है और वो जो पर्पल वाला है वो है मलेशिया। यहाँ से जोड़ करके फिर इधर से ये पैसिफिक ओशियन से जोड़ देता है। यह है पैसिफिक ओशियन और ये है आपका इंडियन ओशियन। ठीक है, तो इंडियन ओशियन को पैसिफिक ओशियन से या पैसिफिक ओशियन से इंडियन ओशियन में जाने के लिए आसियान के देशों को छोड़ करके कोई रास्ता ही नहीं है। इस पे इंडोनेशिया का अधिकार है मलक्का स्टेट पर। ठीक है, और इसीलिए ये पूरे विश्व व्यापार के लिए, पूरे फॉरेन ट्रेड के लिए, दुनिया में किसी भी देश या किसी भी कॉन्टिनेंट या ऑर्गेनाइजेशन के लिए सबसे अधिक इंपॉर्टेंट है। अगर आप आसियान से खराब रिलेशन रखोगे तो आसियान के देश मिलकर के इस ट्रेड रूट पे को आपके लिए, किसी कंट्री के लिए बैन कर दें, आपका व्यापार ही ठप पड़ जाएगा। समझ रहे हैं? इसलिए कोई भी पंगा आसियान से नहीं ले सकता। देखिए, अब हम बताएं आपको। अब देखो, आसियान ने कंबोडिया के टकराव को समाप्त किया है। कंबोडिया लड़ाई करते रहता था। पूर्वी तिमोर के संकट को संभाला है और पूर्वी एशियाई सहयोग पर बातचीत के लिए 1999 में नियमित रूप से वार्षिक बैठकें भी आयोजित की है। मतलब कि इस क्षेत्र में जो भी अगर कभी मामले हुए हैं लड़ाई झगड़े के, या ऐसा लग रहा था कि युद्ध हो जाएगा, तो उस चीज को, उस पॉसिबिलिटी को, इस संभावना को खत्म भी किया है आसियान ने। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि ये एक सक्सेसफुल ऑर्गेनाइजेशन है। ठीक है, आर्थिक सहयोग के लिए बनाया गया था, आर्थिक कोऑपरेशन या इकोनॉमिक कोऑपरेशन को तो बढ़ाया ही है, साथ ही साथ जो भी सुरक्षा से रिलेटेड जो मामले हैं उन पे भी इसने अच्छा काम किया। अब सदस्यों में जैसे कि, और मैं आपको बताऊं, आसियान की मौजूदा आर्थिक शक्ति खास तौर से भारत और चीन जैसे तेजी से विकसित होने वाले एशियाई देशों के साथ व्यापार और निवेश के मामले में उसकी प्रासंगिकता ने इसे और भी आकर्षक बना दिया है। आपको पता है कि इसका जो दो पड़ोसी जो शक्ति है वो है भारत और चीन। ये बहुत बड़े देश है, विश्व में इनका अपना अलग स्थान है। और ये चीन और भारत दोनों एक की समान ही आसियान से अच्छे रिलेशन बनाना चाहते हैं। ठीक है, आसियान के साथ भारत का बहुत अच्छा संबंध है। इन क्षेत्रों में आसियान की हर बैठक में भारत हिस्सा लेता है, हर मीटिंग या हर कॉन्फ्रेंस में भारत का कोई ना कोई रिप्रेजेंटेटिव जरूर शामिल होता है, प्रेजेंट होता है। और इस तरह से आपको बताया जा सकता है कि भारत और चीन के साथ इसके अच्छे रिलेशन है। चीन का तो अभी नहीं पता,
चीन के साथ भी कुछ बहुत सारे देश अच्छा संबंध रखते हैं, लेकिन भारत के साथ अच्छा है, ताकि इस क्षेत्र में से व्यापार करना हो, इस क्षेत्र में इन्वेस्टमेंट या निवेश करना हो, तो उसके लिए भारत भी के लिए भी आसियान एक बहुत ही महत्वपूर्ण साझेदार या पार्टनर। अब देखो, अब इसके सदस्यों में मलेशिया, सिंगापुर और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार का समझौता हो चुका है। अगर भारत का आप नाम लें, ठीक है ना, भारत ने 2 आसियान सदस्यों, मलेशिया, सिंगापुर 3 हो गए, और थाईलैंड के साथ मुक्त व्यापार समझौता किया, ठीक है। अब 2010 में आसियान भारत मुक्त व्यापार क्षेत्र व्यवस्था लागू कर दी गई है। आसियान की अगली ताकत अपने सदस्य देशों, सहभागी सदस्यों और बाकी गैर क्षेत्रीय संगठनों के बीच निरंतर संवाद और परामर्श करने के लिए, ये हमेशा उनके कांटेक्ट में रहता है, हमेशा चर्चाएं डिस्कशन होती रहती हैं किसी भी मुद्दे पे, ये कभी भी खत्म नहीं होता। हर ईयर में पर ईयर 1 या 2 टाइम इनकी मीटिंग होती है और सारी समस्याओं को ये बैठ करके सलटाते हैं, सुलझाते हैं और बातचीत करते हैं, ठीक है। अब चीनी अर्थव्यवस्था का उत्थान ये देखते हैं, आखिर में चाइनीज इकोनॉमी की इमर्जेंस किस तरह हुई, क्या हुई। आपको पता है कि आसियान का जो सबसे नजदीकी पड़ोसी देश है वो है चीन। भारत तो फिर भी दूर है, लेकिन चीन इसका एकदम बिल्कुल पड़ोसी देश है, और आसियान के द्वारा लिए गए किसी भी निर्णय या किसी भी डिसीजन का, ये चाइना के द्वारा उठाए गए किसी भी कदम या स्टेप का डायरेक्टली एक दूसरे पे प्रभाव तो पड़ता है, ठीक है। अब जैसे देखो, आर्थिक शक्ति के रूप में चीन ने के उदय को पूरे विश्व में जिस तरह देखा जा रहा है, उसे अगले देखिए, तो 1978 के बाद से जारी चीन की आर्थिक सफलता को एक महाशक्ति के रूप में इसके उभरने के साथ जोड़कर देखा जाए। देखो, 1978 के बाद से ही चीन है ना बहुत ज्यादा एक बड़ा इकोनॉमिक पावर बनता चला गया। उसकी अर्थव्यवस्था बहुत सक्सेसफुल रही, उसने विश्व के लगभग सभी बाजारों में, सभी मार्केट में अपना दबदबा साबित किया है ना, डोमिनेंस साबित कर दिया है। आर्थिक सुधारों की शुरुआत करने के बाद से चीन सबसे ज्यादा तेजी से आर्थिक वृद्धि कर रहा है, ठीक है। और माना जाता है कि इस रफ्तार से चलते हुए 2040 तक वह दुनिया की सबसे बड़ी आर्थिक शक्ति अमेरिका से भी आगे निकल जाए, ठीक है ना। आर्थिक स्तर पर अपने पड़ोसी मुल्कों से जुड़ाव के चलते चीन पूर्वी एशिया के विकास का इंजन जैसा बना हुआ है, और इस कारण क्षेत्रीय मामलों में उसका प्रभाव बहुत बढ़ गया है। इसकी विशाल आबादी, बड़ा भूभाग, संसाधन। अब आखिर चीन इतना ज्यादा ग्रोथ कर कैसे रहा है? एक तो आबादी बहुत ज्यादा है, मैन पावर, उसके बाद बहुत बड़ा देश है। आपको पता है इंडिया से अगर एरिया में देखा जाए तो चाइना बड़ा है। साथ साथ जो रिसोर्सेज हैं, चाइना में कोई भी ऐसा एग्रीकल्चर ऐसी चीज नहीं जो उगाई नहीं जाती, और कोई ऐसा मिनरल है जो वहां पाया नहीं जाता, एवरीथिंग, ठीक है। और हाँ, पेट्रोल, हाँ पेट्रोल भी है, क्यों नहीं है, पेट्रोलियम भी है, उतना नहीं है ज्यादा, लेकिन पेट्रोलियम के बहुत सारे सब्सिट्यूट्स भी इनके पास, कोल दुनिया में सबसे दिखे यहीं पर, इंडिया में तो उतना नहीं है जितना इनके पास है। क्षेत्रीय अवस्थिति और राजनीतिक प्रभाव, आपको पता है कि राजनीतिक प्रभाव भी इसका बड़ा दबदबेदार है, शक्तिशाली भी है, आर्मी बहुत बड़ा है। तो हर तरह से एक कोई देश जिसको अपने विकास के लिए जिन जिन चीजों की जरूरत पड़ती है, बड़ी सेना है ना, अधिक माने संपन्न या प्रॉस्पेरस नेचुरल रिसोर्सेस है ना, आर्थिक से सॉरी क्या कहते हैं, प्राकृतिक संसाधन सारे के सारे इसके पास है, मैन पावर ज्यादा है, सब कुछ है। 1949 में माओ के नेतृत्व में हुई साम्यवादी क्रांति के बाद चीनी जनवादी गणराज्य की स्थापना के समय यहाँ की आर्थिकी सोवियत मॉडल पर आधारित थी, लेकिन जो कि आर्थिक रूप से पिछड़े साम्यवादी चीन की पूंजीवादी दुनिया से अच्छे रिश्ते तोड़ दिए। 1949 में जब माओ से तुंग चीन के राष्ट्रपति बने, कम्युनिस्ट पार्टी के हेड बने, तो सोवियत प्रणाली जो मैंने आपको पढ़ाया था, उसी प्रणाली पे ये भी साम्यवादी एक देश बन गया चीन, रसिया से समझौता करके। और इसने जितने भी कैपिटलिस्ट कंट्री थे दुनिया के, यूरोप, अमेरिका या जो भी थे, जापान, इनसे अपने रिश्ते तोड़े, ठीक है। अगर मान लो कि दुनिया के जैसे कि
बंद अर्थव्यवस्था समझते हैं ना, क्लोज्ड इकोनॉमी, उस तरह की इसकी व्यवस्था होगी। अब क्लोज्ड इकोनॉमी रखेंगे जैसे कि उत्तरी कोरिया, तो वहां पर क्या होगा, अगर आपकी इकोनॉमी क्लोज्ड है तो आपके पास जितने भी रिसोर्सेज या संसाधन है आपको उसी से अपना काम चलाना पड़ेगा, आपके पास दूसरा कोई उपाय नहीं। यही बात है ना। अब दूसरे से दुनिया में ना कुछ आप भेजोगे ना किसी व्यापारी को आने दोगे तो क्या होगा, जो आपके पास है वही आपको यूज करना पड़ेगा। ठीक है। थोड़े समय तक इसे सोवियत मदद और सलाह भी मिली थी, लेकिन बाद में जैसे जैसे आगे बढ़ते गए इनको लगा कि हमें विदेशी बाजारों से तकनीक और सामानों की खरीद के लिए विदेशी मुद्रा की कमी इसको महसूस हुई, और चीन को लगा कि आयातित सामानों को धीरे धीरे घरेलू स्तर पर तैयार करवाना शुरू किया जाना चाहिए, कि हम जो भी बाहर से इंपोर्ट कर रहे हैं क्यों ना ऐसा किया जाए कि अपने देश में ही उसको बना लें हम। समझ रहे हैं बात। तो इस मॉडल में चीन ने अभूतपूर्व स्तर पर औद्योगिक अर्थव्यवस्था खड़ा करने का आधार बनाने के लिए सारे संसाधनों का इस्तेमाल किया। उसके पास जो भी था सारे रिसोर्सेज झोंक दिए और सोचा कि अब जो भी हमको बनाना है हम खुद से बनाएंगे। ठीक है। नागरिकों को रोजगार और सामाजिक कल्याण योजनाओं का लाभ देने के दायरे में लाया गया, और अपने नागरिकों को शिक्षित करने और उन्हें स्वस्थ सुविधाएं उपलब्ध कराने के मामले में चीन विकसित देशों से भी आगे निकल गया। अर्थव्यवस्था का विकास भी 5 से 6% दर से हुआ जीडीपी ग्रोथ, लेकिन जनसंख्या में 2 से 3% की वार्षिक वृद्धि का विकास दर पर पानी फेर दिया था रही थी, और बढ़ती आबादी विकास के लाभ से वंचित रह जा रही थी। इतनी ज्यादा पॉपुलेशन तेजी से बढ़ रही थी ना कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो भी रहा था लेकिन सबको उसका फायदा नहीं मिल पा रहा था। खेती की पैदावार उद्योगों की जरूरत के लायक थी, ठीक है, लेकिन एक्स्ट्रा उनके पास नहीं बच पा रहा था क्योंकि जनसंख्या इतनी ज्यादा थी। ठीक है। तो चीन ने क्या किया कि 1970 के दशक में कुछ बड़े नीतिगत निर्णय लिए, मतलब कुछ बहुत बड़े पॉलिसी उन्होंने बनाए, पॉलिसी डिसीजन लिया। चीन ने 1972 में अमेरिका से संबंध बनाकर, 1972 में जो अमेरिका से संबंध तोड़ रखे थे, 1972 में अमेरिका से रिलेशन फिर स्टेबलाइज किया, स्थापित किया, और आर्थिक एकांतवास को खत्म कर दिया। मतलब कि अब वो अकेले नहीं थे। 1973 में चाउ एनलाई ने एग्रीकल्चर, उद्योग, सेना और साइंस एंड टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में आधुनिकीकरण के 4 प्रस्ताव रखे कि एग्रीकल्चर का भी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, उद्योग का भी मॉडर्नाइजेशन किया जाएगा, सेना को भी मॉडर्न इक्विपमेंट दिए जाएंगे, और साथ ही साथ साइंस और टेक्नोलॉजी में भी नई मॉडर्न साइंस को लेकर आया जाएगा, मतलब इसका अपग्रेडेशन किया जाएगा, नवीनीकरण किया जाएगा। ठीक है। 1978 में तत्कालीन नेता डेंग xiaoguang ने चीन में आर्थिक सुधारों और खुले द्वार की नीति की घोषणा की। ठीक है। उन्होंने कहा आर्थिक सुधार, इकोनॉमिक रिफॉर्म्स और खुले द्वार की नीति, मतलब ओपन मार्केट पॉलिसी बनाए हुए, ओपन डोर पॉलिसी। यह अब नीति यह हो गई कि विदेशी पूंजी और प्रौद्योगिकी के निवेश से उच्चतर उत्पादकता को प्राप्त किया जाए। बाजार मूलक अर्थव्यवस्था को अपनाने के लिए चीन ने अपना तरीका आजमाया। चीन ने शॉक थेरेपी पर अमल करने के बजाय अपनी अर्थव्यवस्था को चरणबद्ध ढंग से खोला। यही एक ऐसा कारण था कि सोवियत संघ ने भी कैपिटलिस्ट इकोनॉमी अपना ली थी, आर्थिक सुधार किए थे, लेकिन उसने शॉक थेरेपी दे दी थी, मतलब एक ही बार में सारे के सारे अपने दरवाजे खोल दिए, समझ रहे हैं ना, पूंजीवाद के लिए या कैपिटलिज्म के लिए, जिसके चलते क्या हो गया कि पूरा का पूरी व्यवस्था ही धराशायी हो गई। लेकिन चीन ने ये गलती नहीं की। चीन ने शॉक थेरेपी की जगह अपनी इकोनॉमी को चरणबद्ध, समझ रहे हैं ना, कि पीरियड वाइज खोला, मतलब कि पहले कुछ इलाके को प्राइवेट सेक्टर के खोला, फिर कुछ इलाके को खोला, कुछ सेक्टर को खोला। ठीक है। पहले कहा कि आयरन स्टील और जो भी ये इंडस्ट्री वाले उसको खोल देंगे, फिर कुछ दिनों के बाद एग्रीकल्चर को भी प्राइवेट सेक्टर के लिए खोल दिया। इस तरह धीरे धीरे करते चले गए, तो इससे क्या हुआ, उनको विकास का फायदा मिला। 1982 में खेती का निजीकरण कर दिया गया, ठीक है ना, एग्रीकल्चर का प्राइवेटाइजेशन कर दिया गया, और इसके बाद 1998 में उद्योगों का, देख रहे हैं ना, 10 साल का गैप है लगभग। व्यापार संबंधी अवरोधों को सिर्फ विशेष आर्थिक क्षेत्रों के लिए हटाया गया, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, ठीक है, जहां विदेशी निवेशक अपने उद्यम लगा सकते हैं। अब जैसे देखो,
सीज कहा जाता है उसको, SEZ, स्पेशल इकोनॉमिक जोन। कहा गया कि जो भी आदमी को अगर व्यापार से रिलेटेड सब्सिडी चाहिए, इंडस्ट्री से रिलेटेड, जो भी यहाँ उद्योग लगाएगा उसको सस्ती बिजली मिलेगी, उसको कम टैक्स देना पड़ेगा। इस तरह की बहुत सारी क्या कहते हैं, प्रोत्साहक या इंक्रीमेंटल सुविधाएं दी गई, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोग बिजनेस करें, ज्यादा से ज्यादा लोग उद्योग लगाएं, विदेशी लोग भी आके यहाँ उद्योग लगाएं और यहाँ के लोग भी उद्योगों में ज्यादा से ज्यादा भाग लें। तो उस, लेकिन ये चीज केवल स्पेशल आर्थिक क्षेत्र या स्पेशल इकोनॉमिक जोन में ही किया गया। जिन क्षेत्रों में उद्योगों का कम विकास था वहां स्पेशल इकोनॉमिक जोन या विशेष आर्थिक क्षेत्र बनाए गए। सरकार ने इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करके दे दिया कि जमीन हम एक्वायर करके दे देंगे, ठीक है, उस पे बिजली, सड़क, सब पानी उपलब्ध करा देंगे और आप आओ अपनी इंडस्ट्री लगाओ करो, ठीक है। आज यहीं तक।